आज जो कवर अप करेंगे वो क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 9 के, और सेम इसमें भी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट्स मेक कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, शॉर्ट और इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। मेजर टॉपिक होंगे जो हम इसमें कवर अप करेंगे। फोर्स, वर्क और पावर है, बेसिकली आप फोर्स, वर्क एंड पावर के ऊपर चैप्टर है, और इसी को हम कवर अप करेंगे। और ये चैप्टर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको अगर हम बताएं तो इसमें टोटल इंटेक्स्ट एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा इंटेक्स्ट के साथ में आप इन क्वेश्चंस के नोट्स भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? जो क्वेश्चंस होंगे इनके नोट्स बना सकते हो, और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, और आप इसमें हर क्वेश्चन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे, जिससे कि आपके वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक है, इसमें टॉपिक होंगे, टॉपिक रिलेटेड होंगे, फोर्स, वर्क और पावर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं। वर्क डन क्या होता है, 1 जूल वर्क क्या होता है, ये डेफिनेटली 1 to 2 मार्क्स में कन्वर्ट आता है पेपर में डायरेक्टली। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और एनर्जी कन्वर्सेशन। तो ये आपका इसका टैब चैप्टर होगा। इसी से देखिए आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, इसमें आप नोटिस कर पा रहे हो एक कार्टून है, कार्टून के ऊपर बैग है। तो कार्टून के ऊपर जो बैग है, अगर हम बात करें कि क्या कार्टून वर्क कर रहा है, विच वन इज़ डूइंग वर्क, यहाँ पे वर्क फॉर्मेशन होगा, वर्क होगा, या यहाँ पे वर्क होगा, इसका आपको कमेंट में आंसर देना, बताना है कि आप इसको ए मार्क कर लेना, ये ऑप्शन ए हो गया आपका, और ये ऑप्शन बी हो गया। या फिर अपना भी खुद का आंसर दे सकते हो कि बी मतलब बाइसिकल जो राइडिंग है वो वर्क कर रहा है, या फिर कार्टून होल्डिंग अ बैग वो वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस्ड होंगे। इसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किए, कंप्लीट क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक और सेशन लाएंगे, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिस पर 7 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कितना हो रहा है, 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर आपको समझना है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से। व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन बताना है आपको क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें तो आप इसको इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। कोस थीटा बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कोस थीटा इज द एंगल ऑफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, तो इस वजह से यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी, और ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे सीधी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे 7 और 8, तो आंसर होगा इसका क्या, 7 इंटू 8, 7 8 जा 56 होगा इसका आंसर, 56 जूल वर्क। ठीक है, वर्क हम बेसिकली एनर्जी और जूल में ही हम बताते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, जो 56 न्यूटन मीटर है यहाँ पे वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, तो आप कब कहोगे कि वर्क, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, तो वर्क डन हुआ है आप कैसे बताओगे। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड किया जाएगा तो उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कहा जाएगा कि वर्क हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये सारे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखना था, इसका एक्सप्रेशन क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा आपको फॉर्मूला लिखना था। नेक्स्ट है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना है, तो 1 जूल ऑफ डिफाइन को आप इजीली आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे। तो आपको ये 3 स्टेटमेंट पढ़नी है, एक फोर्स ऑफ 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 1 मीटर का हो, और सेम डायरेक्शन में हो दोनों चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट एंड फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लो, यानी जब बुलक्स होते हैं, पेयर ऑफ बुलक, वो किसी खेत को जोत रहे होते हैं, तो उसमें वो जो फोर्स एक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो 140 न्यूटन का लगाते हैं। ठीक है, और द फील्ड बिंग प्लॉग्ड इन 15 मीटर, जो खेत है उसको 15 मीटर ही खोद पाते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मच वर्क इज डन इन द प्लोइंग द लेंथ ऑफ फील्ड। तो बुलक्स हैं, उन्होंने कितना एरिया, कितना वर्क डन किया बेसिकली जब वो खेत की जुताई कर रहे थे। तो देखिए आप इसमें सिंपल सा सेम वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे 140 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 140 मल्टीप्लाई 15 जैसी वैल्यू इसको आंसर निकालोगे, आपका जो वर्क डन होगा वो निकल जाएगा। वर्क डन की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, जूल या फिर न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
देखिए आपको क्वेश्चन समझना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass m moving with velocity of 5 meter per second is 25 joule. What is the kinetic energy? What is the kinetic energy when its velocity is double? दूसरा काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो आपको बताना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दुगनी या तिगुनी की कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर, वेलोसिटी अगर दुगनी या तिगुनी कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए इसको 3 पार्ट में करोगे आप क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में अगर नोटिस करोगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है, यानी हमें मास नहीं दिया तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मास। तो कैसे करेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आप एज इट इज़ फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और आपको वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। आप ये दोनों वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सब्सटीट्यूट करी और यहाँ पे वेलोसिटी सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ से जो मास आएगा ये आएगा 50, जो मास आएगा वो आएगा 2 kg। इसको सॉल्व करने के बाद मास की m की वैल्यू आ जाएगी 2 kg। सेकंड क्या करोगे, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे जब वेलोसिटी होगी डबल। तो यानी जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी अब इसकी डबल होगी, डबल मतलब 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2, मतलब m तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, वही रन कर रहा है। तो इसमें जो मास की वैल्यू वो 2 kg रहेगी, बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी वो किसमें 10 में, और जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट अगर हम फर्स्ट से कंपेयर करें तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 25 जूल, और नेक्स्ट कितनी आ गई 100, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। यदि वेलोसिटी डबल करी जाएगी तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी 4 टाइम्स। क्लियर। थर्ड है ट्रिपल कर दिया जाए, अगर वेलोसिटी को कितना कर दिया जाए ट्रिपल, 3 गुना, तो यानी 15 मीटर पर सेकंड। और आपको कैलकुलेट सेम एज इट इज़ पहले की तरह करना है, बस आपको v की जगह 15 सब्सटीट्यूट करना है, 15 को रखना है। जैसे ही आप उसको रखोगे तो आपकी जो नया काइनेटिक एनर्जी आएगी जब वेलोसिटी ट्रिपल है 225 यानी 225 जूल। और यहाँ से आप क्या नोटिस कर पा रहे होगे, ये फर्स्ट के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक है, यानी 9 टाइम्स है। ठीक है, तो यानी क्या होगा डायरेक्टली स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो वेलोसिटी के स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग में काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर। पावर क्या है, तो पावर बेसिकली क्या होता है अ रेट ऑफ वर्क डन, वर्क इज डन। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, तो पावर क्या होता है बेसिकली रेट एट विच वर्क इज डन, सिंपल इसका आंसर होगा। और ये कैसा होता है, देखिए जब भी वर्क डन होता है तो वहाँ पे एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है। क्लियर है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो आपको 1 वाट ऑफ पावर को डिफाइन करना है। तो 1 वाट ऑफ पावर को आप सिंपल क्या लिख सकते हो, व्हेन रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और वर्क डन एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 जूल पर सेकेंड का जो वर्क डन है वही आपका पावर होगा। ठीक है, 1 जूल मतलब 1 जूल वर्क डन हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो उसी को 1 वाट सिंपल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो उसकी पावर बतानी है क्या होगी। द पावर ऑफ लैम्प कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। तो आपके पास ये फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। आप इसका यूज़ करके आप लैम्प कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो निकाल सकते हैं। तो पावर बेसिकली क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी 1000 जूल है कितने सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए, तो पावर होगी उसकी 100 वाट। नेक्स्ट है डिफाइन एवरेज पावर। तो एवरेज पावर डिफाइन करनी है, तो एवरेज पावर का सीधा आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला लिखना है टोटल एनर्जी अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज पावर इज द टोटल वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आप सीधा सिंपल स्टेटमेंट लिखिए ये वाली और आपको PAVG यानी एवरेज पावर का फॉर्मूला आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन है, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सीरीज में लाएंगे, इसलिए आप 15 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द एक्टिविटीज़ लिस्टेड बिलो, यानी आपको ये 6 के 7 एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बताना है कि वर्क डन होगा या नहीं होगा, यानी आपको समझना है द वर्क की जो टर्म है ना, अंडरस्टैंडिंग द टर्म, वर्क की जो टर्म है वो समझना है। तो पहला क्वेश्चन है सुमा इज स्विमिंग इन अ पोंड। तो क्या सुमा है वो स्विमिंग कर रही है पोंड के अंदर, तो क्या यहाँ पे वर्क डन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर, सॉरी ये गलत लिख गया है, नॉट नहीं होगा, वर्क इज डन होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और सुमा स्विमिंग कर रही है तो वहाँ पे फोर्स लगा रही होगी और फोर्स लगाने के साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा, तो वहाँ पे वर्क डन होगा। क्लियर है, ये थोड़ा रॉन्ग आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्क इज डन। अ डोंकी कैरी अ लोड ऑन इट्स बैक। गधा है जो क्या कर रहा है अपने बैक पर कुछ लोड कैरी कर रहा है, तो वर्क क्या होगा वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो
लोड है डोंकी के बैक पर, वो फोर्स उसके परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होगा 90 डिग्री में, तो वहाँ पर क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं होगा। थर्ड है अ वाइंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक विंड मिल है, वो क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है वाटर, कहाँ से, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वर्क डन होगा। वर्क इज डन क्यों, क्योंकि जो विंड मिल है वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वहाँ पे ग्रेविटी के द्वारा, वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वर्क डन इस केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। इंजन क्या कर रही है, एक ट्रेन को पुल कर रही है, तो इस केस में भी वर्क डन होगा क्योंकि इंजन क्या कर रही है, पुल कर रही है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन अ सन। जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड खाने की वस्तुएं, वो सूख रही हैं सन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी वर्क डन नहीं होगा क्योंकि ड्राइंग प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है और वहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिलता। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू वाइंड एनर्जी। जो नाव होती है उसमें, जो पहले टाइम पे नाव होती थी वो क्या होती थी कि हवा की वजह से मूव करती थी। ठीक है, तो हवा की वजह से मूव करती थी, यानी फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है, वाइंड एनर्जी के द्वारा, और वाइंड एनर्जी के फोर्स के द्वारा जो सेल है, नाव है बड़ी, वो मूव करती थी, डिस्प्लेसमेंट होता था, तो उस केस में वर्क इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 और 3। आपको इसको क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद इनके आंसर्स को भी समझना है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। The initial and final points of the path of an object lie on same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on object? तो इसका आंसर क्या होगा, the work done by force of gravity is 0। तो जो वर्क डन होगा ग्रेविटी के द्वारा वो 0 होगा। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ force applied and displacement in the direction of force, since the force of gravity acts vertically downward and the displacement is horizontal। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है और फोर्स वर्टिकली अप्लाइड हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो एंगल बनेगा वो दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा और यहाँ से वर्क डन इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ बैटरी लाइट बल्ब्स डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ होंगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होगा। तो आप इसमें दो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, वो केमिकल एनर्जी का, जो केमिकल एनर्जी किसमें, जो बैटरी है उसके अंदर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा किसको, बल्ब को, और बल्ब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा तो वो किसमें क्या देगा, लाइट एनर्जी यानी लाइट देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट वर्क डन। तो आपको इसके अंदर वर्क डन बताना है क्या होगा। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन जो होती है काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है यहाँ पर के फाइनल के इनिशियल, आपको फाइनल और इनिशियल माइनस करना है, तो आपको यहाँ पर टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे वी फाइनल कितना है 2 है और इनिशियल कितना है 5 है, तो आप इसको माइनस करोगे तो माइनस 90 जूल होगा, और नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वर्क है अगेंस्ट द फोर्स है, यानी वो क्या हो रहा है यहाँ पर वर्क रिड्यूस, मतलब कम वर्क हो रहा है। जब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब है वर्क इज डन इन नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स के कंपैरिजन में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7 ये 3 क्वेश्चन हैं, आप तीनों को समझते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल, इट इज़ मूव टू पॉइंट बी। एक टेबल पर 10 kg का कोई मास है, कोई वस्तु है, उसको मूव कर दी बी पॉइंट पर, उन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको ज्वाइन कर दिया। व्हाट इज वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर क्या वर्क हो रहा होगा। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल। ग्रेविटेशन होगा वर्टिकल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल। और इस केस में जो एंगल होगा दोनों के बीच के अंदर 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री होने की वजह से वर्क डन क्या होगा, 0। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। यानी जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो भी वस्तु फ्रीली छोड़ी जाती है पृथ्वी पे, तो उसका जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, यानी डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है, वाई, आपको ये भी बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा नो, दिस डज नॉट वायलेट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी वो किसी भी प्रकार की लॉ ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं करता है। एज अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिसेंड्स इट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, और जब भी कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिसेंड होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, बट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। वो क्या होती है, इंक्रीज। तो टोटल अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल कांस्टेंट आती है, तो इस वजह से किसी भी प्रकार का वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होता है। क्लियर है।
और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये क्या स्टेट करता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी होती है वो कभी ना तो क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है, ठीक है, वो क्या करी जा सकती है, ट्रांसफर करी जाती है एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है? सिक्स्थ क्वेश्चन आपका यही था। सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर व्हेन यू आर राइडिंग। तो आप जब किसी भी साइकिल को चलाते हो तो वहाँ पर क्या क्या एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है? जो फूड आप कंज्यूम करते हो, जो एनर्जी फूड कंज्यूम करते हो उससे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। अब वो मैकेनिकल एनर्जी में दो चीज़ होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब जब मैकेनिकल एनर्जी जो होती है काइनेटिक टू पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, तीनों कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। जब आप पैडल मारते हो यानी सीट पे बैठे रहते हो तो पैडल मारने की वजह से आपकी जो साइकिल है वो मूव करती है आगे की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी में। जिस और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। थर्मल एनर्जी मतलब आप जब साइकिल चला रहे होते हो तो उस दौरान आपकी बॉडी है वो वार्म होती है, थर्मली हीट रिलीज होती है आपकी बॉडी के द्वारा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये कन्वर्जन समझना था कि एनर्जी किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Next question, question number 8. Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going on? ठीक है, तो आपको बताना है क्या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हुआ, टेक प्लेस हुआ यदि आपने कोई जो पत्थर है उसको उस पर अपना फोर्स एक्ट किया। तो देखिए एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है बट रॉक डजंट मूव, तो रॉक मूव नहीं करेगा। आपने एनर्जी यूज़ की, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी आपके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, आपके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में? मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई है। बट क्या रॉक मूव हुआ? यानी आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसने काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया? तो नहीं, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ आपकी मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? व्हेन यू अप्लाई द फोर्स टू द रॉक यू डू वर्क ऑन ट्रांसफरिंग एनर्जी, हाउएवर द रॉक डज नॉट मूव। जो रॉक है वो मूव नहीं करेगा, क्यों? द एनर्जी यू स्पेंड इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी विद इन द इलास्टिक मटेरियल ऑफ योर मसल्स एंड टेंडन्स एंड some may be dissipated as the heat due to internal frictions. The work done on rock is stored temporarily as a potential energy and strained muscles and tendon, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा? टेंडन होगा और आपकी जो मसल्स है वो मस्कुलर जो एनर्जी है वो यूज़ होगी बट मूवमेंट नहीं होगा, वर्क डन वहाँ पे ज़ीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। यानी किसी हाउस होल्ड के दौरान 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। तो आपको बताना है कि हाउ मच एनर्जी इज़ कंज्यूम इन जूल। तो जूल में बताना है कि आप मतलब एनर्जी कितनी कंज्यूम की जाएगी। तो आप इससे फिर से समझिए क्वेश्चन को क्या बोलता है कि सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 25 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। तो मंथ के अंदर 25 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम की गई, तो आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? जूल में। 25 यूनिट ऑफ एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना होगा कि जब भी किलोवाट आवर मतलब यूनिट्स को उसमें कन्वर्ट किया जाता है तो आपको एनर्जी के साथ 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो एनर्जी है वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे 250 से तो आपका जो आंसर है वो 9 इंटू 10⁶ जूल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to the height of 5 meter above the ground. What is potential energy if the object is allowed to fall? Find out its kinetic energy when it's halfway down. आपको उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल यानी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों ही बतानी है और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड जो बताना है वो काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी जब उसको फ्रीली फॉल किया जाएगा और वो हाफ में हो यानी कभी फॉल करते हुए यानी नीचे गिरते हुए वो मध्य में हो, बीच में हो। तो चलिए इसका जो आंसर होगा फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? फॉर्मूला सीधा मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट और आप यहाँ पर mgh की वैल्यू रख देंगे। मास कितना है? 40 kg, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट कितनी है? 5 मीटर तक उसको रेज किया गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो 196 जूल आएगी। अगर आप इसको 9.8 की जगह 10 रखते हो यानी अप्रॉक्सीमेट 9.8 जो है वो 10 के आसपास है तो ये 2000 जूल होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की आधी होगी क्योंकि हाफ में आ रही है तो हाफ यानी 980, ठीक है। जब वो हाफ तक आएगी तो हाफ में हाफ जो होगी पोटेंशियल एनर्जी आधी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका जो पोटेंशियल एनर्जी उसका हाफ कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 980 जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको बताना है कि कोई सैटेलाइट जब अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रही है तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, ठीक है, और आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो देखिए द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज जीरो, ठीक है। तो जीरो होगा क्यों? क्योंकि जो
सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। किस में रिवॉल्व कर रही है? सर्कुलर ऑर्बिट में। और उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। इसकी वजह से जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली 90 डिग्री हो तो उस केस में क्या होता है? वर्क डन 0 होता है। क्लियर है? तो आपको पता है वर्क क्या होता है? जैसे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और सिंपली जब वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स उन दोनों की जो डायरेक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो डायरेक्शन है वो सेम ना होकर के वो एक 90 डिग्री परपेंडिकुलरली है, ठीक है। मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इस वजह से क्या होगा? यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स। क्या बिना किसी फोर्स के एब्सेंस, मतलब फोर्स, आपको क्वेश्चन समझना है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स? क्या बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट, ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इंक्लूडिंग रिमेनिंग इन इट्स स्टेट्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस। इन अ स्टेट देयर इज नो नेट फोर्स, देयर इज नो एक्सीलरेशन, हैंस नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी, नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जब फोर्स एक्ट करेगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का, मतलब फोर्स एक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, या तो वो रेस्ट में या मूव कर रही है। अगर उस पर फोर्स एक्ट होगा, मान लो रेस्ट में, तो मूव करना शुरू करेगी। और अगर वो रेस्ट में नहीं है, मोशन में ही है, उस पर और फोर्स एक्ट होगा तो वो और थोड़ा तेज मूव करना पड़ेगी। तो अगर फोर्स नहीं एक्ट होगा तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला था? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट और मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो इस केस में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यदि फोर्स एक्ट नहीं होगा। क्लियर है? इसमें न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट जो है वो लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। एक व्यक्ति है जो अपने सिर पर गठरी रखता है, घास की गठरी रखता है 30 मिनट तक। गेट टायर्ड्स, थक जाता है। हैज़ ही डन वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। क्या उसने कोई कार्य किया? तो देखिए, इस केस में भी सेम वही चीज़ हो रही है कि जो पर्सन है उसने कोई वर्क नहीं किया, बट अगर हम बात करें तो उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया है। ठीक है, तो वर्क डन नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो फोर्स है, यानी जो मैन है उस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है, यानी डाउन द अर्थ। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स? यानी 10 घंटे में वो कितनी एनर्जी यूज़ करेगा, आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए, द एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक हीटर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला है पावर इनटू टाइम। आप सीधा आप यहाँ पे एनर्जी और पावर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, टाइम सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपको सीधा इसमें एनर्जी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इलस्ट्रेट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच ऑकर्स व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब फ्रॉम वन साइड टू। तो इसमें बेसिकली आपको आंसर क्या लिखना है कि जब पेंडुलम बॉब को वन साइड टू अदर साइड रिवॉल्व किया जाता है तो क्या वहाँ पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है। तो आप इसका आंसर सेम एज इट इज़ ये लिख लोगे। और ये 15 क्वेश्चन नंबर हो गया और हमने इस 15 क्वेश्चन तक ही इसको कवर अप किया है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट सीरीज़ में इसके बाकी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।